रामायण इंडिया के लिए काफी पर्सनल है और मेरे लिए वो कहानी है जो मैं बचपन से ही टीवी पर देखता आ रहा हूँ। बुजुर्गों से तो हमने ये कहानियां सुनी भी है। बचपन में रामानंद सागर जी की रामायण डीडी पे जब रोज संडे को आती थी तो मैं भी अपनी फैमिली के साथ बैठकर अरुण गोविल जी को एज राम देखकर बहुत फैसिनेट हो जाता था। फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद पोगो पर मैंने देखी एनीमे रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, जिसमें भगवान राम एक एक्शन अवतार में हमें देखने को मिले, बिल्कुल एनीमे स्टाइल। अब इस रामायण का वर्ल्ड लार्ज स्केल में था, हर एक किरदार में डेप्थ थी, इमोशन थी। इनफैक्ट एनीमे होने के बावजूद आप इमोशंस फील कर पाओगे और इस लार्ज स्केल में बनी दुनिया को देख के ये कहानी मेरे लिए पर्सनल हो गई। और वक्त फिर जैसे जैसे बदलता गया मैंने दुनिया भर के मीडिया, सिनेमा, सीरीज, कंटेंट सब कुछ कंज्यूम कर लिया। मतलब मैंने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स भी देख ली और मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स भी देख लिया। मैंने हर वो सिनेमा देखा जिसमें एक लार्ज स्केल में दुनिया दिखाई गई है, हर एक कैरेक्टर में डेप्थ दिखाई गई है। एक्शंस इनके इतने फैसिनेटिंग है कि मन में सवाल उठता था कि इंडिया क्यों नहीं कर पा रहा है ये सब कुछ। ऐसी क्या लिमिटेशंस है जिसकी वजह से हम ऐसी लार्ज स्केल मूवीज नहीं बना पा रहे हैं। जिसके जवाब में हमें एस राजामौली ने बाहुबली दी, जिसने फिर से अंदर एक और सवाल पैदा कर दिया कि व्हाट इफ इंडियन सिनेमा एक लार्ज बजट के साथ, लार्ज स्केल में अच्छे वीएफएक्स के साथ हमें वो कहानी दे जो बचपन से हम सब के लिए बहुत पर्सनल थी। क्या हमें रामायण आईमैक्स स्क्रीन में देखने को कभी मिल भी पाएगी? जिसके जवाब में अनाउंसमेंट होती है आदि पुरुष की नमित मल्होत्रा की रामायण की। मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट जगी थी जब इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई, क्योंकि बचपन का सपना भाई अब पूरा हो रहा है कि मैं बिग स्क्रीन पे रामायण देखने वाला हूँ। लेकिन जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे पता चलना शुरू हुआ, मेरे अंदर स्केप्टिज्म जगने लगा। और जब फाइनली 2 अप्रैल को मैंने इसका फर्स्ट लुक देखा, मेरे अंदर काफी मिक्स्ड इमोशंस जाग गए दोस्तों। और आज मैं राजीव कुमार इसी के बारे में बात करूंगा, व्हाई आई एम वरीड अबाउट नमित मल्होत्रा's रामायण। तो वीडियो शुरू होने से पहले YBP फिल्मी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसी वीडियोस हर हफ्ते तुम्हारे लिए लाते रहते हैं। नमित मल्होत्रा रामायण के प्रोड्यूसर हैं और वो सीईओ हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी वीएफएक्स कंपनी DNEG AKA डबल नेगेटिव के, जहां पहले उन्होंने अपनी खुद की कंपनी प्राइम फोकस वर्ल्ड बनाई थी, जो विजुअल इफेक्ट्स, वीएफएक्स और डिजिटलाइजेशन ऑन मूवीज में काम करते हैं। इन्होंने स्टार वॉर्स से लेकर हैरी पॉटर, ट्रांसफॉर्मर्स जैसी मूवीज के लिए काम किया है। लेकिन गेम चेंज होता है 2014 में, जब नमित प्राइम फोकस को एक लंदन बेस्ड वीएफएक्स कंपनी DNEG के साथ मर्ज कर देते हैं। ये वही कंपनी थी जिसने इंसेप्शन, इंटरस्टेलर के लिए वीएफएक्स का काम किया था और नमित इस कंपनी के चेयरमैन और सीईओ बन जाते हैं। जिसके बाद इस कंपनी ने 8 ऑस्कर्स फॉर फिल्म्स लाइक ड्यून 1, ड्यून 2, इंटरस्टेलर, ब्लेड रनर, एक्स मशीना, फर्स्ट मैन, टेनेट, इवन इंडियन फिल्म्स जैसे कि ब्रह्मास्त्र के लिए भी DNEG ने काम किया है। एंड इसी के बाद अब वो रामायण को प्रोड्यूस कर रहे हैं और वीएफएक्स भी दे रहे हैं अपना। और रामायण 2 पार्ट्स में बन रही है, जो 2026 और 2027 की दिवाली में रिलीज होगी। एंड माइंड यू गाइस, दोनों पार्ट्स का बजट इंक्लूडिंग मार्केटिंग है 4000 करोड़ रुपए, जो इसे इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव मूवी बना देता है, जो ऑलमोस्ट $450 मिलियन हो जाता है। वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव मूवी 500 मिलियन के बजट में बनी थी, जो थी स्टार वॉर्स एपिसोड 7, जिसने $2 बिलियन का कलेक्शन किया था बॉक्स ऑफिस पे। रामायण मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं नितेश तिवारी, जिन्होंने छिछोरे, बवाल, दंगल जैसी मूवीज को डायरेक्ट किया है। और दंगल इंडिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है, जिसने 2200 करोड़ रुपए कमाए थे सिर्फ 70 करोड़ के बजट पे, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ कलेक्शन चाइना से आया था, क्योंकि वहां वर्ल्ड की सबसे ज्यादा थिएटर स्क्रीन्स है। तो जब डायरेक्टर सही है, प्रोड्यूसर सही है, बजट कुछ ज्यादा ही सही है, तो सवाल आता है why I am worried about रामायण। Let's break it down guys. Number 1, the 4000 करोड़ बजट वर्सेस पुअर CGI। रामायण का फर्स्ट लुक शुरू होता है एक लार्ज स्केल बैटल से, जो पूरा CGI जनरेटेड है। और प्रॉब्लम ये है कि पूरे बैटल की CGI क्वालिटी कोई PS5 के गेम्स के ग्राफिक जैसी लग रही है। इनफैक्ट पहले व्यू में मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई न्यू गेम लॉन्च हो रहा है। ऐसे कई विजुअल्स हमने पहले भी देखे हैं, काफी ट्रेलर्स में भी देखे हैं। अब इस लुक में लिविंग बीइंग्स हो जाए जैसे कि जायंट्स, ट्रोल्स, तो इनके विजुअल्स काफी ऑफ लग रहे हैं। वो थोड़ा कार्टूनिश वाली वाइब दे रहे हैं, जिटर कर रहे हैं बीच बीच में। लेकिन जब नॉन लिविंग थिंग्स हो, जैसे कि एक पैलेस हो, एनवायरनमेंट हो, या इवन पुष्पक विमान, तो CGI यहाँ काफी बेटर दिख रहा है हमें। पर फिर इसी सीन में जिसमें राम के पास एक्स खुद आ जाती है जस्ट टू शो ही इज वर्दी, यहाँ पे एनवायरनमेंट काफी ऑफ लग रहा है। चाहे वो पीछे स्टोन हो या प्लांट्स हो या फिर
पीछे दिख रहे हिमालयाज़ों, जिसने सवाल खड़ा कर दिया है कि 4000 करोड़ की मूवी की सीजीआई इतनी ऑफ कैसे हो सकती है। 2009 में जेम्स कैमरन एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ ऑलमोस्ट 250 मिलियन के बजट में फोटो रियलिस्टिक विजुअल्स क्रिएट कर पाते हैं। वो हर एक अवतार के एलियंस हो या फिर अवतार का वर्ल्ड हो, सब जगह सीजीआई कंसिस्टेंट रखते हैं, जिसकी वजह से अवतार की दुनिया रियल लगती है हमें। लेकिन सो फार हमें रामायण के वर्ल्ड की सीजीआई में इनकंसिस्टेंसी दिखाई दे रही है, और जब विजुअल इफेक्ट्स में इनकंसिस्टेंसी दिखती है तो लोग स्केप्टिक हो जाते हैं कि क्या 4000 करोड़ में हमें हॉलीवुड लेवल सीजीआई देखने को मिलने वाला है क्या। क्योंकि नमित मल्होत्रा ने इस प्रोजेक्ट को हॉलीवुड लेवल कहकर टीज करना शुरू किया था, और सारी दुनिया को यही लगता है कि ये हॉलीवुड के लेवल का कुछ देने वाला है बॉलीवुड। अब ऑलरेडी इतिहास में हमने आदि पुरुष का डिजास्टर तो देख ही लिया है। हाँ, मैंने भी देख लिया है। और यहां भी जब सेम हमें देखने को मिल रहा है तो एक डर और पैदा हो जाता है कि ये 4000 करोड़ की आदि पुरुष तो नहीं बनने वाली। नंबर 2, द कॉन्ट्रोवर्सीज अराउंड द कास्ट। अब रामायण हमारे लिए काफी पर्सनल है। भगवान राम को हर कोई पूछता है। दिवाली हर धर्म के लोग इस देश में मनाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेलिब्रेट करते हैं। और भगवान राम को चाहे वो पूछते हो या ना पूछते हो, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी से, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से हर कोई कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेता है, जिसकी वजह से भगवान राम हमारे लिए एक काफी सेंसिटिव सब्जेक्ट बन जाते हैं। जब अनाउंसमेंट हुई कि रणबीर कपूर लॉर्ड राम प्ले करने वाले हैं स्क्रीन पे, तो काफी लोग खुश थे इस बात से, क्योंकि वो देश के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर है। मतलब बर्फी हो, एनिमल हो, संजू हो या रॉक स्टार, ये कुछ ऐसे रोल्स हैं जिसे रणबीर कपूर ने काफी अच्छे से प्ले किया है। लेकिन एक तरफ काफी लोग का ये भी मानना है कि प्रभु राम के लिए रणबीर जैसे आदमी को ही क्यों लिया, क्योंकि उन्हें चाहिए वो इंसान ये रोल प्ले करने के लिए जिसमें राई के दाने जितना दाग ना हो। जहां पास्ट में रणबीर कपूर के अराउंड काफी कंट्रोवर्सीज रही हैं। पहले रणबीर कपूर एक प्ले बॉय इमेज में दिखते थे, उनके मल्टीपल एक्ट्रेसेस के साथ अफेयर्स भी थे जो इंडियन मोरालिटी के साथ अलाइन नहीं होते हैं काफी लोगों के लिए। वहीं पर एक इंटरव्यू के टाइम पे उनका ये एडमिट करना कि वो बीफ खा चुके हैं, जिसने इस कंट्रोवर्सी में और ज्यादा आग लगा दी। I'm not a big chicken guy. I feel chicken is the soya food of non-vegetarians. I'm a more mutton, paya, beef. Red meat. Yeah. I'm a big beef guy. Duck. जिसके बाद जब रामायण के अराउंड बातें होती हैं तो कुछ राइट विंग पेजेस रणबीर कपूर की इन कंट्रोवर्सीज को पॉइंट आउट करते हुए नजर भी आते हैं और मूवी की बॉयकॉट की डिमांड भी करते हैं। और अब जब राम का प्रॉपर लुक रिलीज हुआ है तो रणबीर कपूर के हाव भाव से वो अब राम नहीं लग रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या जनता रणबीर कपूर को एज लॉर्ड राम एक्सेप्ट करेगी या नहीं। वहीं साई पल्लवी सीता माँ का रोल प्ले कर रही हैं। अब अकॉर्डिंग टू रामायण सीता माँ नेपाल रीजन में पैदा हुई थी। अब ये बात और भी डिबेटेबल है कि वो बिहार रीजन में पैदा हुई थी या नेपाल में, लेकिन इन शॉर्ट उनका ओरिजिन नॉर्थ रीजन में हुआ था। तो वहीं पे एक साउथ एक्ट्रेस सीता माँ के रोल को जस्टिस दे पाएंगी, स्पेशली तब जब डायलॉग्स हिंदी में होने वाले हैं। और कहते हैं कि सीता माँ मैथिली बोलती थी, तो नॉर्थ इंडियन एक्सेंट तो होना ही चाहिए। अब न्यूज है कि यहाँ AI डबिंग यूज होने वाली है, जहां AI से लिप्स के मूवमेंट्स भी एग्जैक्टली लैंग्वेज के हिसाब से मैच किए जाएंगे। और अगर ये केस है तो आई डोंट नो पब्लिक का क्या रिएक्शन होने वाला है। इसके अलावा साई पल्लवी की स्टेटमेंट 2022 में कंट्रोवर्सी खड़ी कर देती है, जहां उन्होंने कश्मीरी पंडित्स के जेनोसाइड और एक मुस्लिम आदमी की काउ ट्रांसपोर्टिंग के टाइम हुए वायलेंस को कंपेयर कर दिया था, जिसके बाद जनता काफी ज्यादा भड़क गई थी उनपे। अब साई पल्लवी ने क्लैरिफिकेशन भी दिया कि वो इन्हें कंपेयर नहीं कर रही थी, वो बस कह रही थी कि ह्यूमैनिटी को ऊपर रखना चाहिए ओवर रिलीजियस वायलेंस। लेकिन काफी लोग आज भी इस स्टेटमेंट पे उनसे खफा हैं। इन शॉर्ट दोनों मेन लीड्स के अराउंड मेजर कंट्रोवर्सीज हैं। और जब कंट्रोवर्सीज की बात आ जाए तो मूवी का म्यूजिक दे रहे हैं AR रहमान और हंस जिमर सर। जहां AR रहमान का BBC इंटरव्यू में कहना था कि उनके रिलीजन की वजह से उन्हें काफी बार काम नहीं मिल रहा है इंडस्ट्री में। तो इस बात ने काफी बड़ी कंट्रोवर्सीज का पहाड़ लाकर खड़ा कर दिया उन पर। साथ में उनके कुछ रीसेंट वर्क्स ने लोगों को काफी डिसअपॉइंट किया, स्पेशली छावा मूवी में। तो क्या वो इन कंट्रोवर्सीज को ओवरकम करके जनता को अपने म्यूजिक से इंप्रेस कर पाएंगे? क्योंकि अभी तक रामायण का म्यूजिक हमने सुना ही नहीं है। जहां लास्ट ईयर हमने एग्जाम्पल देखा था धुरंधर मूवी की मार्केटिंग में उसके म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ था। अब
वहीं सनी देओल भी इस मूवी में हनुमान जी का रोल प्ले करने वाले हैं, जहां वो 68 इयर्स के हैं और लॉर्ड हनुमान जी का रोल काफी फिजिकली डिमांडिंग होता है। और बॉर्डर 2 में हमने साफ देख लिया था कि वो अपनी एज की वजह से सनी देओल काफी स्टिफ नजर आ रहे थे और स्टंट डबल ने उनके काफी एक्शन सीन्स को संभाला भी था। तो क्या सनी देओल इस रोल में जस्टिस कर पाएंगे क्या? प्लस मूवी के राइटर हैं श्रीधर राघवन जी, जो डायरेक्टर श्रीराम राघवन के भाई हैं और उनकी फिल्मोग्राफी में आती है मूवीज जैसे कि वॉर 2, टाइगर 3, युद्धा, जवान, मतलब ऐसी मूवीज। तो सवाल है कि ये मूवीज जहां एवरेज थी या फिर काफी पुअर रही थी, तो रामायण जैसी लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में उनकी राइटिंग क्या जस्टिस कर पाएगी क्या? नंबर 3, द कर्स ऑफ 4000 करोड़ बजट। नमित मल्होत्रा ने रामायण के फर्स्ट लुक के लॉन्च के लिए एलए चूज किया, जिसने काफी लोगों को नाराज भी कर दिया कि जब कहानी भाई इंडिया की है, इंडिया के लोग के पर्सनल बिलीफ्स है उस पे, तो अमेरिका में क्यों इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च किया जा रहा है? लेकिन इसका जवाब बहुत सिंपल है गाइस। इस मूवी का बजट जो इसके हिसाब से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी एडवांटेज भी है एक तरीके से, वही है इसका बहुत बड़ा कर्स। लेट मी एक्सप्लेन। दंगल 70 करोड़ में बनके 2200 करोड़ कमाती है, लेकिन इसमें वो एक फ्रैक्शन कमाती है इंडिया से और चाइना से वो कमाती है मोर देन 1200 करोड़। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना जैसे देश में 90,000 मूवी स्क्रीन्स है, अमेरिका जैसे देश में 40,000 मूवी स्क्रीन्स है और जो देश वर्ल्ड की सबसे ज्यादा मूवीज प्रोड्यूस कर रहा है उसके पास सिर्फ 10,000 स्क्रीन्स है। इसीलिए यूएस में जब बार्बी और ओपनहाइमर साथ में रिलीज होती हैं तो दोनों मूवीज मैसिव प्रॉफिट कमा पाती हैं, क्योंकि डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस में स्क्रीन्स तो मिल ही रही हैं, पर साथ में इंटरनेशनल अपील की वजह से इंडिया, चाइना, यूरोप जैसे देशों में भी पैसे कमा पाती है। अब कई वक्त से दंगल का रिकॉर्ड कोई भी मूवी नहीं तोड़ पा रही थी अनटिल धुरंधर, जहां धुरंधर के पार्ट 1 ने 1300 करोड़ का कलेक्शन दिया है, जिसे कमाने में 100 दिन से ऊपर लग गए, जिसमें से 800 करोड़ तो इंडिया से आए। अब वहीं धुरंधर पार्ट 2 ने 14 दिन में 1400 करोड़ कमा लिए हैं, जिसमें से 900 करोड़ सिर्फ इंडिया से आया। धुरंधर प्रॉफिट इसलिए कमा पा रही है क्योंकि उसके दोनों पार्ट्स का टोटल बजट ही 300 करोड़ था, पर नमित मल्होत्रा के दोनों पार्ट्स का बजट है 4000 करोड़। और अगर रामायण को हिट होना है तो इसे आराम से 7000 से 10,000 करोड़ कमाने पड़ेंगे, क्योंकि एक मूवी हिट तभी होती है जब वो अपने बजट से 2.5x, 3x या फिर 4x रिटर्न लेकर आती है। और यही एक प्रॉब्लम बन जाती है नमित मल्होत्रा के लिए, क्योंकि जहां दंगल चाइना से 1200 करोड़ कमा पाई थी, वहीं चाइना शायद से ही रामायण को अलाउ करे अपने देश में रिलीज होने से, क्योंकि चाइना लिमिटेड इंटरनेशनल फिल्म्स अलाउ करता है अपनी कंट्री में रिलीज होने के लिए। दूसरा, वहां पे जो रिलीजियस फिल्म्स हैं उस पे काफी रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं और नमित मल्होत्रा के लिए चाइना जैसे प्रॉफिटेबल मार्केट में एंटर करना काफी मुश्किल होने वाला है। वहीं यूएसए जहां 40,000 स्क्रीन्स हैं, वहां भी नमित मल्होत्रा को अमेरिकन सिटीजन्स को अट्रैक्ट करना होगा इस फिल्म को देखने के लिए। और उसके बाद भी वहां लॉर्ड राम की कहानी लोगों को पसंद आएगी कि नहीं, समझ आएगी कि नहीं, ये अलग डाउट है, क्योंकि इंडियंस के दिमाग में ये कहानी कोडेड है। लेकिन फ्रेश ऑडियंस का क्या, वो इस मूवी को देखेगी या नहीं देखेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। जहां धुरंधर 2 अपने फुल पोटेंशियल पे भी 2,500 करोड़ क्रॉस करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, वहीं नमित मल्होत्रा को प्रॉफिट जनरेट करने के लिए 4000 करोड़ पर पार्ट कमाने पड़ेंगे। लेकिन यहां पर भी एक गैम्बल है गाइस। पार्ट 1 लोगों को अट्रैक्ट करेगा ना, तभी पार्ट 2 प्रॉफिट कमा पाएगा। ये एक लॉन्ग टर्म गैम्बल है नमित मल्होत्रा के लिए। सबसे पहले हर एक देशवासी का दिल जीतना रामायण के लुक से, जो सो फार काफी मिक्स्ड रिस्पॉन्स दे रहा है अभी। दूसरा, इंटरनेशनल ऑडियंस का दिल जीतना, जिसमें चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी मुश्किल भी दिख रहा है, जिसकी वजह से धुरंधर जैसी मूवी के लिए 300 करोड़ बजट कोई कर्ज नहीं था, लेकिन नमित मल्होत्रा के लिए 4000 करोड़ एक मैसिव कर्ज बन सकता है। मैं ऑनेस्टली चाहता हूं गाइस नमित मल्होत्रा की रामायण एक हिट हो, क्योंकि ये मेरे बचपन का ड्रीम है शायद कि मैं रामायण को बड़े पर्दे पे देखूं। शायद इसलिए आदि पुरुष भी देखने चला गया था मैं। लेकिन ये बचपन का ड्रीम है, इसीलिए मेरी एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा है, मतलब 7वें आसमान पे है। इसीलिए हमें ट्रेलर में जितनी चीजें अच्छी लगी उससे ज्यादा हमें फ्लॉज भी दिखे हैं। और शायद मैं अकेला नहीं हूं जिसने इस प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं। हाँ, मतलब नमित मल्होत्रा भी है और रणबीर कपूर भी, क्योंकि भगवान राम हमारे लिए बहुत ज्यादा पर्सनल है। लेकिन रिमेंबर, सीजीआई मैटर नहीं करती गाइस अगर स्टोरी अच्छी है। इसलिए 40 करोड़ की हनुमान जब 2024 में रिलीज होती है तो एक मैसिव हिट हो जाती है, लेकिन जब 4000 करोड़ का बजट बताया जाता है तो एक्सपेक्टेशंस भी हॉलीवुड लेवल वाली होंगी ना। आई होप इन कुछ महीनों में ये सब फिक्स हो जाए। वहीं जहां एक्टर्स के अराउंड कंट्रोवर्सीज की मैं बात करूं तो धुरंधर की रिलीज से पहले रणवीर सिंह एक काफी कंट्रोवर्शियल फिगर थे। उनके ड्रेसिंग स्टाइल, उनके
पर्सनल लाइफ की एक कंट्रोवर्सी का पहाड़ बना देना, और फिर कांतारा कंट्रोवर्सी जस्ट पिक्चर के रिलीज से पहले। लेकिन जब मूवी अच्छी थी तो लोगों को ये कंट्रोवर्सी से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब मूवी एवरेज होती है तो हमें ये कंट्रोवर्सीज बहुत बड़ी दिखती हैं, ट्रोल करने में हेल्प हो जाती है। लेकिन जब मूवीज अच्छी होती है तो बस उसके बाद सिर्फ कंटेंट मैटर करता है। अगर नमित मल्होत्रा एक बार रामायण का म्यूजिक अभी रिलीज कर दे तो जब तक मूवी आएगी तब तक हम भी उस म्यूजिक के रंग में घुल जाएंगे, जस्ट लाइक धुरंधर इफेक्ट, और मूवी एक्सपीरियंस करने में सबको और ज्यादा भी मजा आएगा। और रही बात 4000 करोड़ के बजट की, तो आने वाले कुछ महीने क्रूशियल है बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ऑडियंस को इस मूवी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि इंडियन सिनेमा में ये पहली बार कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ इतने मैसिव स्केल में और मैसिव बजट में कोई मूवी बन रही है। और रामायण का फेट इंडियन सिनेमा की मूवीज का बजट हमेशा के लिए बदल के रख देगा, फॉर गुड और फॉर बैड। अब सवाल ये है, इसमें से कौन सा फेट इस मूवी का होगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना।